राहुल गांधी चुनाव मैदान छोड़कर केरल और कर्नाटक में यात्रा करने निकल गए। अरविंद केजरीवाल बेवजह गुजरात और हिमाचल में नौटंकी कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों के चुनाव में न तो कांग्रेस के हाथ कुछ लगने वाला है और न ही अरविंद केजरीवाल के। बीजेपी की हवा चल रही है और दोनों ही राज्यों में उनकी सरकार बनने जा रही है। यह आकलन हमारा नहीं बल्कि बिहार में जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर का है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी का राज है और वह आगे भी जारी रहेगा। हिमाचल में बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। प्रशांत किशोर का कहना है कि दोनों राज्यों गुजरात और हिमाचल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी। पीके ने कहा कि दोनों राज्यों में बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है लेकिन उससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी का असर नहीं है। पीके ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव छोड़कर केरल में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पीके ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी के लालची हैं, लेकिन अब उनकी राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है। तभी उन्होंने सीएम बने रहने के लिए 9वीं फेल को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि चंपारण से दो सांसद हैं, लेकिन यहाँ क्या विकास हुआ है। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि आप कैसे किसी एक नेता को लगातार चुन सकते हैं, ये जानते हुए कि आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ। आपको विकास के नाम पर अपना नेता चुनना होगा। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया को सीबीआई के सामने हाजिर होना था और हुए भी, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गिरफ्तारी का ड्रामा शुरू कर दिया। सिसोदिया के घर जब से सीबीआई के छापे पड़े तब से कई बार गिरफ्तारी की आशंका जताई जा चुकी है। सीबीआई रेड के ठीक बाद ही मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर ऐसी आशंकाएं जताई थीं कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वो डरते नहीं, बल्कि छापे के एक हफ्ते भर के बाद मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे चैलेंज भी करने लगे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। हद तो तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के 2 बार गिरफ्तार होने के फायदे गिनवाने लगे थे। मनीष सिसोदिया से छापेमारी के दौरान भी पूछताछ होती रही, उनका लॉकर भी चेक किया गया, तब भी कुछ न कुछ पूछा ही गया होगा। और अब सीबीआई ने दफ्तर ही बुला लिया है, जाहिर है बुलाने के बाद पूछताछ ही होगी। जांच तो भ्रष्टाचार के मामले की ही हो रही है। अब सवाल ये है कि सीबीआई के हर एक्शन के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका क्यों जताई जाने लगती है। अरविंद केजरीवाल ट्वीट पर ट्वीट करने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर संजय सिंह मोर्चा संभाल लेते हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका के साए में तरह तरह के दावे करने लगते हैं। सीबीआई रेड के बाद भी यही सब हुआ था और सीबीआई दफ्तर बुलाए जाने के नोटिस मिलने पर भी ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस खेल का एक वाक्य में अंत कर दिया, भ्रष्टाचार करो, कमीशन खाओ और फिर नौटंकी करो, भ्रष्ट जेल जायते। ऐसी ही गिरफ्तारी की आशंका एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर भी जताई गई थी, जब प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर बुलाकर नेशनल हेराल्ड केस में उनसे पूछताछ हो रही थी। जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई, मीडियाकर्मी ईडी के एक्शन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं के पास पहुंच गए। हैरानी की बात तो ये रही कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर कांग्रेस के नेता को कोई ताज्जुब नहीं हो रहा था। जो लोग भी गुमनाम होकर मीडिया से बातचीत के लिए तैयार हुए, सब के सब ऐसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं कर पा रहे थे। ऐसी ही आशंकाओं की चर्चा तब भी रही जब 2019 के आम चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था और कांग्रेस दफ्तर जाकर कामकाज संभालने से पहले वो ईडी दफ्तर तक पति को छोड़ने भी गई थीं। वैसे रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किए जाने की आशंका तो पहले के चुनावों में भी जताई जा चुकी है। ये बात अलग है कि हर बार भेड़िया आया जैसी बातें होकर रह जाती हैं। अब अगर राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा गिरफ्तार नहीं हुए तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिए जाने की संभावना अरविंद केजरीवाल या उनके नेताओं को क्यों है? क्या वाकई केजरीवाल एंड कंपनी को लगता है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते तो गुजरात में सरकार बन जाती? मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर बताया कि उनको सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है, टाइम भी शेयर किया गया, साथ में ये वादा भी किया गया कि वो जाएंगे और पूरा सहयोग करेंगे। और बीजेपी नेता गौरव भाटिया का सवाल है कि और ऑप्शन ही क्या है, सीबीआई ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ट्विटर पर लिखते हैं कि मेरे घर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। ट्वीट के आखिर में मनीष सिसोदिया ने लिखा, सत्यमेव जयते। और सिसोदिया के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का रिएक्शन है, सत्यमेव जयते नहीं, भ्रष्ट जेल जायते।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो और भी 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। भगत सिंह के फांसी के फंदे तक पहुंच गए। आखिर इरादा क्या है? चारा घोटाले में जेल जाते वक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव लोगों को समझा रहे थे कि जेल जाने में क्या है। महात्मा गांधी भी गए थे। लालू यादव के समर्थक तो नहीं, लेकिन बाकियों को तो ये समझ आ ही रहा होगा कि महात्मा गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं गए थे या भ्रष्टाचार का दोषी होने के नाते जेल की सजा नहीं काटी। ये विडंबना ही है। जो एक्टिविस्ट देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर राजनीति में आया, अब उसे अपनी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझना पड़ रहा है। क्या वास्तव में राजनीति काजल की कोठरी है जिसमें लाख जतन करने पर भी दाग लगना निश्चित ही है? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के दिन अब गिनती के बचे हैं। शिवसेना पार्टी पर उनका कब्जे का दावा पहले ही बेहद सतही था और चुनाव आयोग के शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह तीर कमान को फ्रीज करने के बाद ये बात और पुख्ता हो गई। यही नहीं, उद्धव ठाकरे के साथ खड़े लोग भी अब गिनती के ही बचे हैं, क्योंकि उनका साथ छोड़ने वालों की गिनती बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अंधेरी पूर्वी विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे को फिर बड़ा झटका लगा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पाले में उद्धव ठाकरे का एक और बड़ा पत्ता चला गया है। शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पोते निहार ठाकरे ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। निहार ठाकरे ने कहा कि वह आने वाले अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए शिंदे समर्थित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। निहार ठाकरे ने कहा कि वह एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन करते हैं और चुनाव प्रचार के लिए भी तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति में शामिल होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो मैं उपचुनाव और बीएमसी चुनावों के लिए खुद को उपलब्ध रखूंगा। मैं शिंदे जी को समर्थन देना जारी रखूंगा। बता दें कि बाला साहब ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे पेशे से वकील हैं। वह सुप्रीम कोर्ट में चल रही असल शिवसेना की लड़ाई में मुख्यमंत्री शिंदे की कानूनी टीम का भी हिस्सा हैं। निहार ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे दिवंगत दादाजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए उन्होंने उनको अपना समर्थन दिया है। गौरतलब है कि आने वाली 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खिलाफ मुरजी पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उद्धव ठाकरे ने ऋतुजा लटके को बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। इस साल जून में ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी थी और उसके बाद ये पहली बार बड़ा चुनावी मुकाबला होगा। इससे पहले उद्धव ठाकरे का साथ जयदेव ठाकरे से लेकर चंपा सिंह थापा भी छोड़ चुके हैं। वहीं दशहरे के मौके पर जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से हटकर एक अलग रैली को संबोधित किया, इस दौरान निहार ठाकरे उद्धव ठाकरे के मंच पर न होकर एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर मौजूद थे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे और उनकी पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा किया था। एकनाथ शिंदे ने एक संदेश भेजने की कोशिश की कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को छोड़कर ठाकरे परिवार के सभी सदस्य एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं। बहरहाल अहम अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए ये न सिर्फ बहुत बड़ा झटका है, बल्कि चुनाव जीतकर कुछ हद तक सांत्वना पाने की उनकी कोशिश भी परवान चढ़ने से पहले धराशायी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस अंदाज में नवाब मलिक गाजे बाजे के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए, उद्धव ठाकरे के ट्रबल शूटर संजय राउत भी पूरे तामझाम के साथ गिरफ्तार हुए। पकड़े जाने के बाद ऐसा ही ड्रामा अनिल देशमुख से लेकर पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल से लेकर सत्येंद्र जैन तक सब ने किया। अब मनीष सिसोदिया भी गाजेबाजी और फूलमाला के साथ सीबीआई के ऑफिस पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर पूरी नौटंकी की। केजरीवाल सहित पार्टी के नेताओं ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर डाले। ऐसा ही खेल कांग्रेस ने भी किया था जब राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। इसी वजह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को अपने रडार पर लिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, जब राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के मामले में बुलाया गया था, तब ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने लगी थी, प्रदर्शन करने लगी थी। बीजेपी प्रवक्ता ने इसे जश्न भ्रष्टाचार बताया। उन्होंने कहा कि पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए और जब आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप जश्न मनाइए। उन्होंने कहा कि आजकल एक नया प्रचलन शुरू हो गया है, जब भ्रष्टाचारियों से सवाल जवाब करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, तब ये सबसे पहले राजघाट चले जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया, मोटा रुपया कमाया।
उन्होंने कहा कि जो पार्टी अन्ना हजारे को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रही थी, प्रतिज्ञा की गई थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज वही लोग कट्टर बेईमान पार्टी बनकर उभरे हैं। जब भ्रष्टाचारियों से सवाल जवाब करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है तो ये सबसे पहले राजघाट चले जाते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। पात्रा ने कहा कि सुबह से ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस का ड्रामा एक ही तरह का है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया फूल मालाओं के साथ निकले, ये आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, सारे लोग इसी तरह निकले थे। उन्होंने कहा कि संजय राउत भी इसी तरह विदा लिए। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन ये सभी जेल में हैं। जितने भ्रष्ट व्यक्ति हैं वो यही कहते हैं कि राजनीतिक रूप से मेरे ऊपर दबाव है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मिलकर करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, मोटा रुपया कमाया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अन्ना हजारे को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रही थी, प्रतिज्ञा की गई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज वही लोग कट्टर बेईमान पार्टी बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता की जंग जारी है। सचिन पायलट जल्दी में हैं और अशोक गहलोत को कुर्सी छोड़ने की कोई जल्दी नहीं है। इस सबके बीच गहलोत ने पायलट को फिर अपने निशाने पर लिया और कहा कि जिन लोगों को बिना रगड़ाई किए पद मिल गया वो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी करेंगे तो ठोकर खाएंगे। उन्हें पार्टी में जमे रहना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। अवसर आने पर पार्टी उन्हें मौका देगी, लीडरशिप चांस जरूर देती है। सीएम गहलोत ने कहा, जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए अवसरवादी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह को पार्टी ने अच्छे पोर्टफोलियो दिए थे। उन्होंने कहा कि जिन्हें बिना रगड़ाई पद मिल गया वे देश में फितूर कर रहे हैं। जब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते रहेंगे। गहलोत ने कहा कि युवा शक्ति मेहनत कर सकती है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अनुभव से ही गांव, कस्बा हो या पार्टी हो, उसके आधार पर चलती है। युवाओं को तवज्जो नहीं मिलने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि जो लोग छोड़कर गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं जो देश में फितूर कर रहे हैं। फितूर वही लोग कर रहे हैं जिन्हें पहले मौका मिल गया। उनके लिए संदेश यही है, हमने काम किया था, हम चुनाव हार गए थे, काम करते जाएंगे तो जब पार्टी के अच्छे दिन आएंगे तो उन्हें भी मौका मिलेगा। युवाओं को मौका देने पर कहा, मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति हैं। आज संकट का वक्त है, जमकर काम करें। पार्टी में रहकर काम करने से मान सम्मान बढ़ता है। युवा नेताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि जो माहौल अभी देश में बना हुआ है, राहुल गांधी की यात्रा के बाद मैं समझता हूं कि अब कोई पार्टी छोड़ेगा तो 1000 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सौरभ गांगुली बीसीसीआई की जगह बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का अब भी इस मामले में सियासत की गुंजाइश दिख रही है। इसीलिए उन्होंने सौरभ गांगुली को लेकर पीएम मोदी से अपील की। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पीएम से अनुरोध करती हूं कि यह सुनिश्चित करें कि सौरभ गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। वो एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है। इससे पहले भी टीएमसी सौरभ गांगुली को मुद्दा बनाकर सियासत कर चुकी है। बीसीसीआई के चेयरमैन के चुनाव के लिए सौरभ गांगुली ने नामांकन नहीं किया। अब तक सिर्फ रोजर बिन्नी ने नामांकन किया है, इसीलिए माना जा रहा है कि बिन्नी ही अगले चेयरमैन चुने जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी बेवजह इस मामले में अपनी टांग फंसाना चाहती हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि भारत सरकार से अनुरोध है कि राजनीतिक रूप से निर्णय ना लें, बल्कि क्रिकेट खेल के लिए फैसला लें। वो राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सौरभ गांगुली को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बदल दिया गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने उन्हें आईसीसी में भेजने की अपील की। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ गांगुली को गलत तरीके से अलग किया गया है। सीएम ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। सौरभ एक बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। वो न केवल बंगाल का गौरव है, बल्कि भारत का गौरव है। उन्हें इस तरीके से बाहर किया जाना गलत है। 20 अक्टूबर को आईसीसी चेयरमैन के लिए नॉमिनेशन दाखिल करना है। भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली बोर्ड के प्रमुख के रूप में बने रहना चाहते थे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें अन्य सदस्यों से समर्थन नहीं मिला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली की जगह रोजर बिन्नी लेने वाले हैं। सौरभ गांगुली 2019 में बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे। 18 अक्टूबर को उनके पद से छुट्टी हो रही है। सौरभ गांगुली ने कहा है कि वो बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार की राजनीति में ताबड़तोड़ इस्तीफों के बाद मची राजनीतिक हलचल अब जुबानी जंग में बदल चुकी है। नीतीश सरकार के कई मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और आरजेडी ने तो सीधे सीधे अपने बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह को ही किनारे लगाने का मन बना लिया है।
लेकिन पिता के लगातार अपमान से आहत आखिरकार इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का सब्र भी जवाब दे गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को तानाशाह बताते हुए कह दिया कि उनके मंत्रियों की हैसियत चपरासी की है। कैमूर में एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने खुले मंच से नीतीश कुमार को तानाशाह कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी की सरकार के मंत्री की हैसियत चपरासी की है, वो सिर्फ मुहर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के मिशन 2024 पर करारा प्रहार किया और कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए बेचैन हैं। दरअसल इस्तीफा देने के बाद से सुधाकर सिंह चुप थे, लेकिन उनके पिता और आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे थे। यही नहीं, आरजेडी ने अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी जगदानंद सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद सुधाकर सिंह ने आरजेडी को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सीएम नीतीश कुमार से काफी खफा नजर आए। दरअसल सरकार में सुधाकर सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिल्कुल भी जम नहीं रही थी, इसीलिए उनके बयानों के बाद नीतीश ने दबाव बनाकर उनका इस्तीफा ले लिया। और अब कैमूर के चैनपुर में एक जनसभा में सुधाकर सिंह ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को टारगेट किया है। उन्होंने दावा किया कि 17 सालों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल के मंत्री सिर्फ रबर स्टाम्प हैं, कागजों में भले ही मंत्री हों मगर उनकी हैसियत चपरासी की होती है। मंत्री को जो फाइल दी जाती है उस पर दस्तखत कर देते हैं कि कहीं उनका मास्टर नाराज ना हो जाए। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, सीएम नहीं बनने से उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। नाम लिए बगैर सुधाकर सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री पद से होकर ही जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो ताकि स्वर्ग में जगह मिल जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी सुधाकर सिंह अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे। उन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए कहा था कि विभाग के सभी पदाधिकारी चोर हैं और मंत्री होने के नाते वे खुद चोरों के सरदार हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि किसानों के हित में कुछ नहीं हुआ। जदयू नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने के बावजूद सुधाकर सिंह अपने स्टैंड पर कायम रहे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधकर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन सूबे में सत्ताधारी भाजपा की रैलियों का उत्साह देखते ही बनता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ये जंग अभी से ही जीत ली है। अगर देखा जाए तो ये उत्साह कांग्रेस की रैलियों और नेताओं में होना चाहिए था, क्योंकि हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता बदल जाने का चलन रहा है। पिछले 37 साल से ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। बावजूद इसके अगर कांग्रेस अभी से हथियार डाल चुकी है तो इसके पीछे कारण है बागियों की भरमार, आपसी कलह, कांग्रेस की सभी कमजोरियां खुलेआम उजागर होना और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिमाचल प्रदेश से दूरी। जबकि उधर भाजपा के हौसले बम बम हैं। खुद पीएम मोदी हिमाचल में अब तक कई रैलियां कर चुके हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और अनुराग ठाकुर तक राज्य में डेरा जमा चुके हैं। कांग्रेस ने हालांकि प्रियंका गांधी को जरूर भेजा है, लेकिन देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में उनका प्रदर्शन देखते हुए उनका होना ना होना बराबर ही है। कांग्रेस की हालत यह है कि अगले कुछ दिनों में युवा इकाई के बड़े नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इन नेताओं में निगम भंडारी, यदुपति ठाकुर और सुरजीत सिंह भरमौरी शामिल हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जिनका कहना है कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वे पार्टी छोड़ सकते हैं। वहीं हिमाचल कांग्रेस इस समय 3 समस्याओं से जूझ रही है। पहली यह कि राजा वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पहली बार चुनावी जंग में कांग्रेस उतर रही है। दूसरा, पार्टी उच्च नेतृत्व से लेकर नीचे तक गुटबाजी की शिकार है। तीसरा यह कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं का समय ही नहीं मिल रहा ताकि प्रचार को रफ्तार दी जा सके। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा नया इतिहास रचने की तैयारी में है और उसकी इन कोशिशों को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की कमजोरी से मजबूती मिलती दिख रही है। कांग्रेस का तो अब तक चुनाव प्रचार ही जोर नहीं पकड़ पाया है। इसके अलावा पार्टी में गुटबाजी भी कोर्ट में खाद जैसा काम कर रही है। यही नहीं, हाईकमान और राज्य नेतृत्व के बीच भी ऑल इज वेल नहीं लग रहा है। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खुले तौर पर कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में उतना टाइम नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। चुनाव के ऐलान के दिन ही प्रियंका गांधी शिमला जरूर पहुंची, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं की ओर से मांग की गई थी कि राहुल गांधी को भी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में समय निकालकर कुछ दिन हिमाचल में देने चाहिए। हालांकि अब खबर है कि राहुल गांधी ने हिमाचल में प्रचार के लिए वक्त देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा पार्टी की सोशल मीडिया स्ट्रेटजी भी कमजोर दिख रही है। कई जिलों में सोशल मीडिया संभालने वालों ने काम ही बंद कर दिया है। इस बीच पार्टी आज शाम तक सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि टिकटों के ऐलान के बाद गुटबाजी एक बार फिर से उभर सकती है और कुछ नए नेता बागी क्लब का हिस्सा हो सकते हैं। बहरहाल भाजपा हिमाचल प्रदेश में इतिहास रचने जा रही है, यह बात दबी जुबान अब कांग्रेसी भी कहने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
वैसे तो यह पहले से तय था कि गांधी परिवार जिसको चाहेगा वही अध्यक्ष बनेगा, लेकिन लगातार रसातल में जा रही कांग्रेस को कुछ हद तक बचाने की कोशिशों में गांधी परिवार ने दिखाने के लिए ही सही पर चुनाव का तमाशा रचा और आखिरकार इस तमाशे के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान हो गया और यह भी तय हो गया कि अध्यक्ष पद पर ताजपोशी मल्लिकार्जुन खड़गे की ही होगी। पर मजे की बात यह है कि खड़गे खुश होने के बजाय परेशान हैं और उनका हाल अरे यार कहां फंसा दिया वाला हो चला है। दरअसल खड़गे बखूबी जानते हैं कि उनकी ताजपोशी 2 राज्यों में करारी हार का इंतजार कर रही है और जब शुरुआत इतनी बुरी और भयानक हो तो भला कोई खुश कैसे रह सकता है। इसीलिए खड़गे शशि थरूर से मुकाबले का कोई लोड नहीं ले रहे थे, बल्कि उन्हें तो डर था कि अब मोदी और शाह के युग में भाजपा के लगभग अजय हो चले विजय रथ के आगे उन्हें ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। गांधी परिवार की इन सारी कवायदों का मतलब शायद यही था कि राहुल और सोनिया के ऊपर उठ रही उंगली का निशाना बदलकर किसी बलि के बकरे की तरफ कर दिया जाए, जो अब खड़गे के रूप में कांग्रेस को मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस की करारी हार तय है, ये बात खुद कांग्रेसी भी मान रहे हैं। अब खड़गे इस सबसे कैसे निपटेंगे शायद वो खुद भी नहीं जानते। करीब 2.5 दशकों के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद गैर गांधी के हाथों में जाना तय हुआ है। माना जा रहा था कि खड़गे को हाईकमान का समर्थन प्राप्त है, ऐसे में उनका चुना जाना तय है। कांग्रेस चुनाव समिति के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि कुल 9,500 प्रतिनिधियों ने वोट डाला है। कुल मिलाकर राज्यों में करीब 96% तक वोटिंग हुई है। कांग्रेस मुख्यालय में 37 लोगों ने मतदान किया है और 3 बैलेट बॉक्स प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस की कई राज्य समितियों की ओर से प्रस्ताव पारित कर मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया गया था, लेकिन सवाल वही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यदि कांग्रेस के अध्यक्ष बन भी गए तो उनके आगे क्या चुनौतियां होंगी और वो कैसे पार्टी को आगे ले जा पाएंगे। 80 वर्षीय खड़गे गरीब परिवार से आते हैं और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से कांग्रेस उनके बैकग्राउंड को भुनाना चाहेगी, लेकिन खड़गे कभी दलित नेता के तौर पर पहचान हासिल नहीं कर सके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे चुनौती होगी कि वो अपनी सामाजिक पहचान के जरिए कुछ जनाधार कांग्रेस का बढ़ा सकें। यही नहीं, अध्यक्ष बनते ही उनके आगे सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहतर करें। हिमाचल के चुनाव में तो अब 3 सप्ताह से भी कम का वक्त बचा है। यही नहीं, पार्टी का प्रचार अभियान भी तेजी नहीं पकड़ सका है। गुटबाजी की समस्या भी चरम पर है। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात का है और वहां लगातार नेताओं का पलायन पार्टी से हो रहा है। ऐसी स्थिति में हार का ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे के ही सिर फूटेगा, यानी उनके कार्यकाल की बोहनी हार से होगी। कांग्रेस में भले ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन अब भी यही धारणा है कि नया नेता गांधी परिवार की रबर स्टाम्प ही होगा। खड़गे के आगे यह भी चुनौती होगी कि वो एक तरफ स्वतंत्र होकर सही निर्णय लें और गांधी परिवार से टकराव भी न लें। अध्यक्ष रहते हुए बीच की इस लाइन पर चल पाना खड़गे के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा सत्ता के 2 केंद्र बनना भी तय माना जा रहा है, जिसके बीच अपनी अध्यक्षी का इकबाल बनाए रख पाना भी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष भले ही खड़गे आसानी से बन जाएं, लेकिन स्थितियां उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली ही होंगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।